Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं that is the revolutionary activities during freedom struggle. तो freedom struggle हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो प्रिवेल करते थे उस टाइम पर जो डिफरेंट थे, जैसे मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स हैं और रेवोल्यूशनरीज हैं. तो जैसे मॉडरेट्स थे तो वो अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना चाहते थे लेजिटिमेट तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लेकिन जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो इनसे एग्री नहीं करते थे और उनका मीडियम था कि वो अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना चाहते थे रेवोल्यूशन करके, जो रिवोल्ट था उसको करके. तो उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि रेवोल्यूशनरीज ने की थी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. और इन क्वेश्चंस को आप क्विज फॉर्मेट में भी सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू आवर साइट civilstep.com और वहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट भी कर पाएंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनुशीलन समिति के बारे में. तो पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्टार्ट हुआ था. तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उससे बहुत सारे लीडर्स जो थे उनको ये रियलाइज हुआ कि जो मॉडरेट्स का तरीका है, यानी जो वो लेजिटिमेट मीन से अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना चाहते थे, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है. इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें एक नए तरीके की ज़रूरत है जिससे हम पॉलिटिकल गोल्स को अचीव कर पाएंगे. तो इसलिए सबसे पहले जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी वो बंगाल से स्टार्ट हुई थी और सबसे पहली जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बंगाल में दैट वाज अनुशीलन समिति और ये स्टैब्लिश की थी प्रमथनाथ मित्रा ने. यहाँ पर हमारे पास उनकी फोटो भी है. और इस समिति से जो भी इंपॉर्टेंट पीपल एसोसिएटेड थे वो है अरबिंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतिनेंद्रनाथ बैनर्जी, बाघा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता, बरेंद्र घोष एक्सेट्रा. तो ये मेन लीडर्स के मैंने आपको नाम बता दिए. ये लोग अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे, एसोसिएटेड थे. तो इसमें से अगर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि देशबंधु चित्तरंजन दास अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे या नहीं, तो आप ये सब ध्यान से पढ़ लीजिए सो दैट यू कैन आंसर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऑल राइट, देन अनुशीलन समिति में अप्रैल 1906 में बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता जो थे उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया दैट वाज नोन एज युगांतर. और उस जो इनर सर्कल था अनुशीलन में उन्होंने ही बहुत सारे अबॉर्टिव एक्शंस भी लिए थे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर. उसके बाद रास बिहारी बोस जो हैं और सचिन सन्याल उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज ऑर्गेनाइज की जो बहुत ही फार फ्लंग एरियाज थे पंजाब के, दिल्ली के और यूनाइटेड प्रोविंस में. यानी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था बंगाल से, इनको और भी एरियाज में फैलाने के लिए रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने इनिशिएटिव लिया और पंजाब, दिल्ली और यूनाइटेड प्रोविंसेस जैसी जगहों पर भी सोसाइटीज का स्प्रेड किया. उसके बाद 1908 में जो प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस ने एक जज था किंग्सफोर्ड, उस पर बॉम्ब फेंका मुजफ्फरपुर में. लेकिन उस जिस कैरियज में उन्होंने बॉम्ब फेंका था उस कैरियज में वो जज प्रेजेंट था ही नहीं और उसकी जगह जो 2 विमेन थी, दोज विमेन डाइड इन दिस अटैक. तो इसके बाद जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने तो वहीं पर ही सुसाइड कर लिया था और खुदीराम बोस को बाद में ब्रिटिशर्स ने पनिश किया था. ये सारी जो एक्टिविटीज मैं आपको बता रही हूँ ये सारी अनुशीलन समिति के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंडर जो लीडर्स थे उन्होंने की थी. उसके साथ में एक अरबिंदो और बरेंद्र घोष जो कि 2 ब्रदर्स थे वो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्राई किए गए. यानी जो घोष ब्रदर्स थे उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की थी और वहां का जो किंग था उसके अगेंस्ट वॉर की थी. तो उसका जो रिजल्ट था उसका ये था कि हाईएस्ट ट्रीजन और पनिशेबल विद डेथ की उनको सजा सुनाई गई. तो जो अरबिंदो घोष का केस था वो तो CR दास ने उसके लिया था उन्होंने और बाद में अरबिंदो घोष के अगेंस्ट जो भी इल्जाम लगे हुए थे उन सबको माफ कर दिया गया और बरेंद्र घोष को जो है डेथ बाय हैंगिंग की सजा सुनाई गई. लेकिन बाद में फिर इसको कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया गया. ऐसे ही 1908 में एक बरहा डिकॉइटी हुई थी बरहा में
जो कि ढाका में था, और ये ऑर्गेनाइज किया था पुलिन दास बिहारी ने, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज टू रेज फंड्स फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे फंड्स भी चाहिए होते थे, और उसी फंड के लिए ये वाली डेकोइटी की गई थी 1908 में बाय पुलिन बिहारी दास। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो जज के ऊपर बॉम्ब फेंका था, तो उसमें कौन इन्वॉल्व थे? इट वाज प्रफुल्ल चाकियन, खुदीराम बोस। ऐसे ही अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अरबिंदो एंड बरेंद्र घोष इन्वॉल्व थे। ऐसे ही बड़ा डेकोइटी में पुलिन बिहारी दास थे, जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो वेस्टर्न अनुशीलन समिति, यानी जो वेस्टर्न पार्ट में अनुशीलन समिति थी, वहाँ के लीडर बने जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना गया, एंड इमर्ज्ड एज द जुगांतर और युगांतर। तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो थी कैलकाटा में, उससे उन्होंने जो है उसका लिंक बना दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अनुशीलन समिति थी वो बंगाल से स्टार्ट हुई थी, तो उसका और जगहों से लिंक, जैसे बिहार, उड़ीसा, उन सब जगहों से जो लिंक बनाया, उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया वो थे बाघा जतिन। अब ये थी सारी जो बंगाल में एक्टिविटीज हुई थी उस टाइम पर। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में उस टाइम पर क्या एक्टिविटीज हुई थी जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को स्टार्ट किया गया था, यानी जो पहला फेज था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का। तो फर्स्ट टाइम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो महाराष्ट्र में हुई थी, तो वहां पर रमोसी पीजेंट फोर्स ऑर्गेनाइज की गई थी बाय वसुदेव बलवंत फड़के, और ये 1879 में हुआ था। ठीक है, और इसका ऑर्गेनाइजेशन था, इसका एम जो था वो ये था कि जो to rid the country of the British by instigating an armed revolt by disrupting communication lines। तो इनका एम था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इस कंट्री से भगा दिया जाए, कैसे? आर्म्ड रिवोल्ट करके, और जितनी भी कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनको डिसरप्ट करके। तो ये इनका प्लान था, और सबसे पहले महाराष्ट्र में रमोसी पीजेंट फोर्स ऑर्गेनाइज की गई थी बाय वसुदेव बलवंत फड़के। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी मिलिटेंट नेशनलिज्म की स्पिरिट को प्रोपेगेट किया महाराष्ट्र में ड्यूरिंग द 1890s। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी? यूज ऑफ वायलेंस थ्रू गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स, और इन्होंने 2 जनरल्स भी स्टार्ट किए थे, विच वॉज केसरी एंड महारत। तो इन जनरल्स के थ्रू वो अपना प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाते थे अबाउट द स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। और जो इनके 2 डिसाइपल्स थे, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर, उन्होंने प्लेग कमिश्नर जो था पूना का, उसका मर्डर कर दिया था, और लेफ्टिनेंट एरिस जो था उसका भी मर्डर कर दिया था इन 1897। तो जो महाराष्ट्र में तिलक के अंडर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी उनके बारे में हमने अभी पढ़ा। उसके बाद फिर अभिनव भारत सोसाइटी जो थी उसका फाउंडेशन किया गया बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन 1903। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो किसने इसकी फाउंडेशन किया था? तो इट वाज वी.डी. सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर 1903 में। ठीक है, उसके बाद एक सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की गई नासिक में, विच वाज नोन एज मित्र मेला, and the society grew to include several hundred revolutionaries and political activists। तो पूरी इंडिया में इसकी ब्रांचेस फैल गई, और इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को शामिल किया गया, और इन्हीं ने ही बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स का जो असैसिनेशन किया था वो इन्होंने किया, और बाद में सावरकर ब्रदर्स को फिर कन्विक्ट कर दिया गया था और इम्प्रिजन कर दिया गया था। और ये जो सोसाइटी है अभिनव भारत सोसाइटी, इट वाज फॉर्मली डिसबैंडेड इन 1952। एंड हमारे पास यहाँ पर सारे जो 3 सावरकर ब्रदर्स हैं उनकी हमारे पास यहाँ पर पिक्चर्स है, सो यू कैन रिमाइंड देम। तो सावरकर ब्रदर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी दैट वाज अभिनव भारत सोसाइटी, जो यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानी जाती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अभी तक हमने बंगाल और महाराष्ट्र के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे पंजाब के एरिया में उस टाइम पर क्या हो रहा था। तो पंजाब में जो एक्सट्रीमिज्म था वो किन इश्यूज से उनकी स्टार्टिंग हुई थी। तो सबसे ज्यादा तो यह है कि पंजाब में उस टाइम पर बहुत ज्यादा जो फेमाइन्स थे वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट थे, जिसकी वजह से लोग जो है पॉवर्टी से अफेक्टेड थे,
और साथ में उसी टाइम पर लैंड रेवेन्यू को और इरिगेशन टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। बेगर की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया गया। तो बेगर की प्रैक्टिस क्या है, ये हमारे पास एक की वर्ड है, पूछा जा सकता है। तो बेगर की प्रैक्टिस होती थी कि यहाँ पर जो लेबर होती थी उससे काम करवाया जाता था, बट दे वर नॉट पेड इन रिटर्न। तो ये वाली जो प्रैक्टिस थी वो जमींदार ने स्टार्ट कर दी थी। और फिर बंगाल में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, तो उसकी वजह से जितनी भी पॉपुलेशन थी उनमें स्पार्क आ गया टू डू समथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से पंजाब में एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत हुई। और इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उस टाइम पर, एक थे लाला लाजपत राय एंड द अदर वाज अजीत सिंह। और जो अजीत सिंह थे उन्होंने अंजुमन ए मोहसबान ए वतन ऑर्गेनाइज किया था इन लाहौर में, और उन्होंने अपना एक जर्नल भी स्टार्ट किया विच वॉज नोन एज भारत माता। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि भारत माता जो जर्नल था वो किसने स्टार्ट किया था, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट की थी। इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो वो इररेलेवेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते इस टॉपिक से। सिर्फ जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फाउंडर्स कौन थे, उन्होंने कौन से जर्नल्स लिखे थे, या क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चंस जो हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अब्रॉड में क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी उस टाइम पर। तो एक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ हिम। तो उन्होंने लंदन में 1905 में एक इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई विच वाज नोन एज इंडिया हाउस। और ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक सेंटर था जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती थी, सो दैट टू ब्रिंग रेडिकल यूथ फ्रॉम इंडिया, कि जो इंडिया से हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने आ सकें लंदन में। और फिर उन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया विच वाज द इंडियन सोशलॉजिस्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मदन लाल धींगरा जो थे उन्होंने एक इंडियन ऑफिस ब्यूरोक्रेट थे कर्जन वाइली, उनका असैसिनेशन किया था 1909 में। उसके बाद मैडम भीकाजी कामा जो थी, जो कि एक पारसी रिफॉर्मर थी, उन्होंने भी फ्रेंच सोशलिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट्स बनाए थे सो दैट दे कैन ऑल्सो हेल्प इंडिया इन देयर फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस तरीके से जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड में हुई थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी तक जो फर्स्ट फेज था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है कि उस टाइम पर जो मेन सेंटर्स थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के उसके बारे में। अब हम देखेंगे कि इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अभिनव भारत जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी तो वो इनमें से कौन से लीडर ने ऑर्गेनाइज की थी। तो फर्स्ट है हमारे पास खुदीराम बोस, दूसरे हैं वीडी सावरकर, तीसरे हैं प्रफुल्ल चाकी एंड फोर्थ इज भगत सिंह। तो अभी हमने अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि जो वीर सावरकर थे उन्होंने अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर इस सीक्रेट सोसाइटी की फाउंडेशन की थी। तो इसलिए हमारा आंसर है बी, दैट इज वीडी सावरकर। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस ये बनाते हैं या जर्नल्स जो लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि उससे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस टॉपिक से आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2000 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है। तो पहली लिस्ट में हमें इवेंट्स दिए हुए हैं जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी और दूसरी लिस्ट में उनसे रिलेटेड पर्संस के नाम दिए हुए हैं। तो पहला है चिट्टागोंग आर्मरी रेड, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है जब हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद अभिनव भारत जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया जो वीर सावरकर ने स्टार्ट की थी। एंड उसके बाद है अनुशीलन समिति, उसके बारे में भी हमने अभी डिस्कस किया जो कि बंगाल का और यू कैन से फर्स्ट रेवोल्यूशनरी का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी। तो इन तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और जो कूका मूवमेंट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मूवमेंट के बारे में हम ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट्स का जो टॉपिक आएगा हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है लेकिन इसके अलावा आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा है, सो यू कैन आंसर देम। तो हमने पढ़ा है कि चिट्टागोंग आर्मरी रेड जो हुई थी उसमें कल्पना दत्त जो थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। सो ए इज मैच टू 1। तो जब हमें पता है कि ए इज मैच टू 1 तो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब हमारे पास आंसर या तो ए में से होगा या बी में से होगा। अब हम बढ़ते हैं बी की तरफ, दैट इज अभिनव भारत। तो हमने पढ़ा कि विक्रम दामोदर सावरकर जो है, जो वीडी सावरकर जो थे
उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसकी फाउंडेशन की थी. सो बी इज मैच टू 3. तो इन दोनों में ही बी इज मैच टू 3. नाउ लेट्स मूव टू आवर सी ऑप्शन. सो अनुशीलन समिति जो है उसमें हमने देखा कि अरबिंदो घोष जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो सी इज मैच टू 4. सो ए इज मैच टू 1, बी इज मैच टू 3 एंड सी इज मैच टू 4. तो इसी से ही हमने डिड्यूस कर लिया कि हमारा आंसर जो है वो ए है. तो ऐसा आपने देखा कि हमें डी के बारे में पता नहीं था, स्टिल वी डिड्यूस द आंसर. तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी ये देख कर नहीं छोड़ देना है कि इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है. आपको एलिमिनेट जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी उससे हमें एलिमिनेट करके देखना है ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को. तो उससे हमारी करेक्ट टिक करने की, जो आंसर को करेक्ट टिक करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. सो आवर आंसर इज ए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1996 और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है और हमें उन्हें मैच करना है. तो इधर है अभिनव भारत सोसाइटी, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी एंड स्वराज पार्टी. इन चारों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और उससे रिलेटेड कुछ पर्सन्स के नाम दिए हैं. दैट इज श्री अरबिंदो घोष, लाला हरदयाल, सी.आर. दास एंड वी.डी. सावरकर. तो अभी हमने देखा कि जो अभिनव भारत सोसाइटी थी वो वीर सावरकर ने एस्टैब्लिश की थी. सो ए इज मैच टू 4. So when we know that A is matched to 4, then we can eliminate option B and option C. तो अब हमारा आंसर या तो A होगा या D होगा. अब हम बढ़ते हैं B की तरफ, दैट इज अनुशीलन समिति. तो अनुशीलन समिति में हमने देखा कि जो अरबिंदो घोष थे वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. सो B इज मैच टू 1 जो कि दोनों में ही है, A में भी और D में भी. अब हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ. तो गदर पार्टी जो है उसमें हमने पढ़ा था कि जो लाला हरदयाल थे वो गदर पार्टी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे. सो गदर पार्टी इज मैच टू ऑप्शन 2. सो सी इज मैच टू 2. तो यहां से ही हमने डिड्यूस कर लिया कि ए इज मैच टू 4, बी इज मैच टू 1, सी इज मैच टू 2. तो हमारा ऑप्शन जो है डी है. पर अगर एक बार हम देख लेते हैं कि जो स्वराज पार्टी है उसके दैट इज मैच टू सी.आर. दास. तो उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो इस तरीके से आप मैच करके देख सकते हैं. और अगर आपको याद नहीं है गदर पार्टी के बारे में तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है, आप वहां जाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं. उसी तरीके से स्वराज पार्टी के बारे में भी मैंने आपको बताया था. तो ये चारों जो इवेंट्स हैं हमने उनको करेक्टली मैच कर दिया. सो आवर आंसर इज डी. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड. लेकिन अभी तक हमने सिर्फ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड सिर्फ फेज 1 देखा है कि जब पहले फेज में यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो फेज आया था उसमें क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी. लेकिन उसके बाद फिर से रेवोल्यूशनरीज का रिवाइवल हुआ था. तो मैं चाहूंगी कि वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं सो दैट ये पूरी रेवोल्यूशनरी जो फेज है वो आपका पूरा क्लियर हो जाए इस वीडियो के साथ. So now let's start. तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरीज का रिवाइवल हुआ था. तो हमने देखा कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है सडनली रोक दिया गया था क्योंकि चौरी चौरा में मॉब वायलेंस कर दिया था यूपी में जो है. तो मॉब वायलेंस जब हो गया था तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को सडनली स्टॉप कर दिया और उसी की वजह से गांधी जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ी थी. बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स थे दे वर नॉट अग्रीइंग विद दिस आइडिया. तो जो यंग लीडर्स थे तो दे बिगिन टू क्वेश्चन द बेसिक स्ट्रेटेजी ऑफ नेशनल लीडरशिप. तो उनको लगा कि ये क्या स्ट्रेटेजी है कि जब लोग सारे एकदम इंस्पायर्ड हैं वो सारे मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं तभी मूवमेंट को रोक दिया गया है. और नॉन वायलेंस पे बार बार जो इम्फेसिस किए जा रहे थे, इम्फेसिस दिया जा रहा था, तो जो यंग पीपल हैं वो उससे अग्री नहीं करते थे. तो इसीलिए दो सेपरेट ग्रुप्स यानी दो रेवोल्यूशनरी सेपरेट ग्रुप्स धीरे धीरे डेवलप हुए. एक थे पंजाब, यूपी, बिहार में और एक अदर वाज इन बंगाल. तो इस तरीके से हमने देखा कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फिर से कैसे रिवाइव होना शुरू हुई थी. जैसे इससे पहले जो है हमने पढ़ा कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में, तो बीच में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थोड़ी स्टॉप हो गई थी क्योंकि जब महात्मा गांधी आए थे उन्होंने नॉन वायलेंस का कंसेप्ट दिया था. तो नॉन वायलेंस के कंसेप्ट के साथ जो रेवोल्यूशनरीज थे वो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज को स्टॉप कर लिया था और वो भी गांधी जी के आइडियोलॉजीज में इन्वॉल्व हो गए थे. लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद फिर से उनका रिवाइवल हो गया और उन्होंने फिर एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया दैट वाज नोन एज हिंदुस्तान सोशल
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में HSRA भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जानते हैं। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1928 में फिरोज शाह कोटला में, जो कि न्यू दिल्ली में है, बाय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अदर लीडर्स भी थे, लेकिन जो मेन है वो ये तीन हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुखदेव। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। उससे पहले जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानी जाती थी। तो इस ग्रुप को कंसिडर किया जाता है कि वन ऑफ द फर्स्ट सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में, और जो बोल्शेविक मूवमेंट हुआ था उसी से ही, उसी की आइडियोलॉजी से ही इस ग्रुप को फिर से रेजुविनेट किया गया था। And this association was formed as an outgrowth of the अनुशीलन समिति। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, तो नॉर्दर्न पार्ट्स जो थे इंडिया में, वहाँ पर ही इनके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ज़्यादा प्रेवलेंट थे, और इसमें बहुत सारी यंगर जनरेशन्स इंक्लूडेड थी, यूपी की, बिहार की, पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र की। तो ये मेजर रीजन्स हैं जहाँ पर ये वाली सोसाइटी प्रेवलेंट थी, ध्यान में रखना है आपको। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी वॉर के टाइम पर? तो पहली है चिट्टागोंग आर्मरी रेड, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर अकर हुई थी, और दिस हैपेंड ऑन 18 अप्रैल 1930। और ये कहाँ पर हुई थी? चिट्टागोंग, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर। और इसका पर्पस क्या था कि जो पुलिस की आर्मरी है उसको लूटा जाए, सो दैट जो वेपन्स और आर्म्स मिलेंगे वो रेवोल्यूशनरीज यूज कर सकें। और साथ में ये भी वो था कि जो कम्युनिकेशन लाइन है कैलकाटा से चिट्टागोंग की, उसको भी कट कर दिया जाए, और जितने भी जो जेल में रेवोल्यूशनरीज बंद थे उनको भी फ्री कर दिया जाए। तो ये सारे पर्पस थे इस चिट्टागोंग आर्मरी रेड के। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि वो एमिनिशंस को तो लोकेट ही नहीं कर पाए, लेकिन जो टेलीफोन और टेलीग्राफ वायर्स को काटने की बात थी उसमें वो सक्सेसफुल रहे, और जो ट्रेन मूवमेंट्स को डिसरप्ट करने के भी उनका प्लान था उसमें भी देवर सक्सेसफुल। और इसमें जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से मेन है सूर्य सेन, प्रीतिलता वाडेकर एंड कल्पना दत्ता। तो ये जो तीन पर्सनालिटीज़ हैं ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, और इससे आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारी जो विमेन रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो दिस वाज ऑल अबाउट चिट्टागोंग आर्मरी रेड। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में, वहाँ पर इसको मैंने पूरा डिटेल से समझाया था। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड खेले हम जी जान से, जो इसी इवेंट के ऊपर बनी हुई है, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। नाउ उसके बाद जो HSRA थी उन्होंने और भी जो इवेंट्स हैं और भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी की, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। तो इसका पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि जो साइमन कमीशन आया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि 1927 में आया था, उसमें एक भी इंडियन लीडर नहीं था। तो उसके जो साइमन कमीशन आया था उसके अगेंस्ट बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई थी, जिसे एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसी में लाला लाजपत राय ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही ब्रूटल मेजर्स अडॉप्ट किए थे टू सप्रेस दिस प्रोटेस्ट। तो उन्होंने लाठी चार्ज किया था जो मेन लीडर्स थे उन पर भी, और उसी की वजह से, लाठी ब्लोज की वजह से लाला लाजपत राय डाइड। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट था उस टाइम का। तो इसीलिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जो थे उन्होंने जो पुलिस ऑफिशियल थे सॉन्डर्स, उसको उसका मर्डर कर दिया, एंड दैट पर्सन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठी चार्जेस इन लाहौर। तो ये वाली जो इंसिडेंस है इट अकर्ड इन लाहौर। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका ऑन अप्रैल 8, 1929 को। और ये किस लिए फेंका था? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो हमें ध्यान में रहता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है बॉम्ब फेंका था, लेकिन रीज़न क्या था? रीज़न था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल को अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए ये काम किया गया था on April 8th 1929, and here we have the picture of B.K. Dutt and Bhagat Singh.
उसके बाद जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था उसी में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी ऑन मार्च 23, 1931 एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। और जो चंद्रशेखर आजाद थे, ही डाइड इन अ पुलिस एनकाउंटर इन इलाहाबाद इन फरवरी 1931। तो इस तरीके से जो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो ब्रेव लीडर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, दे वर ऑल डेड आफ्टर दिस इवेंट, यानी 1931 तक। और अब हम आगे देखेंगे। उसके साथ साथ डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस भी हुआ था, जिसमें कैलकाटा का जो पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टैगार्ट, उस पर बॉम्ब फेंका गया था ऑन 25 अगस्त 1930 को। साथ में ककोडी ट्रेन रॉबरी हुई थी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें जो इसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने किया था चंद्रशेखर आजाद ने, हेयर वी हैव द पिक्चर ऑफ हिम, राम प्रसाद बिस्मिल ने, हेयर वी हैव द पिक्चर ऑफ हिम ऑल्सो, जोगेश चटर्जी, अशफाकुल्ला खान, बनवारी लाल। तो ये सारे जो है इन्होंने ककोरी ट्रेन रॉबरी में पार्टिसिपेट किया था, और उसमें ट्रेन में जो भी ट्रेजरी की मनी थी उस पर रॉबरी करने का प्लान था। तो ये जो लूटिंग हुई थी ये ककोड़ी स्टेशन और आलमनगर स्टेशन के बीच हुई थी विद इन 40 माइल्स ऑफ लखनऊ। तो लखनऊ के 40 माइल्स के बीच में हुई थी, और ये कब हुई थी? 1925, 9 अगस्त 1925 को। और इसके बाद जो है पुलिस ने इंटेंस मैनहंट शुरू कर दी थी, और इस केस में बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको अरेस्ट किया गया था। और इसी रॉबरी के अंडर अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहरी को हैंग कर दिया गया था, उनको फांसी की सजा दी गई थी, याद रखना है आपको। और जो 4 और अदर्स थे उनको सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया था पोर्ट ब्लेयर में, और 17 लोगों को मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। तो इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मेजर्स अडॉप्ट किए थे ब्रिटिशर्स ने आफ्टर दी ककोड़ी ट्रेन रॉबरी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी तक हमने देखा कि इस तरीके से जो है जो वॉर हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस जो हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी उसके बारे में। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी दे ऑल एंडेड बाय दी 1936 तक सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मोस्टली एंड हो गई थी, क्योंकि जितने भी जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन सभी को ब्रिटिशर्स ने किसी को फांसी दे दी थी, किसी को जेल में डाल दिया था। तो इस तरीके से जो लीडर्स थे दे वर ऑल अरेस्टेड और हैंग्ड। तो इस और साथ में जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस की, वो पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गई थी, और जो कांग्रेस भी आ गई थी तो उसके एजेंडाज भी गांधी जी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही थे। तो जो मॉडरेट्स थे और जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी रेवोल्यूशनरीज की, वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई थी उस टाइम पर। तो इसी तरीके से ग्रेजुअली जो है रेवोल्यूशनरीज का डिक्लाइन हो गया था बाय द ईयर 1936। तो अभी हमने सारे रेवोल्यूशनरीज के बारे में डिस्कस किया जो भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको सारा पढ़ाया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ककोड़ी कॉन्स्पिरेसी में किसने पार्टिसिपेट किया था, ये सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस जो था उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था। तो आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है। तो ये टेबल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आएंगे आपके ज़्यादातर इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जो मेन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी और उनसे रिलेटेड कौन कौन पर्सन्स थे वो यहाँ पर टेबल आपके लिए अवेलेबल है। इसको अच्छे से रिवाइज करना है आपको बार बार और याद रखना है। सो थैंक यू गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पर हमने सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी लैंड सेटलमेंट्स एंड पीजेंट और ट्राइबल के जो मूवमेंट्स हुए थे उन सब के बारे में। और आई होप कि आपको हमारे डेली कंटेंट से बहुत हेल्प मिल रही होगी आपकी प्रिपरेशन में। एंड फॉर मोर डेली कंटेंट्स यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपके पास क्वेरी है कोई तो यू कैन मेल अस at hello@civilstep.com. Till then, good luck for your studies. Bye-bye.